नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। बीते 8 वर्ष में रेलवे के विकास कार्यों का किया जिक्र। कहा, किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए चलाई गई है किसान रेल। पीएम मोदी ने गति को बताया समृद्धि का मार्ग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के 59वें स्थापना दिवस में हुए शामिल। कहा, गरीबों और किसानों की मदद करने के लिए एफसीआई में शीघ्र होगा सुधार। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा एफसीआई। असम में 3 दिवसीय भोगाली बिहू उत्सव शनिवार से हुआ शुरू। कृषि पर आधारित है बिहू उत्सव। भोगाली बिहू पर अच्छे पकवान बनाकर मित्रों को खिलाने की है परंपरा। घर आने वाले लोगों को घर में तैयार असमिया गामोछा के रूप में बिहू आन देने की भी है परंपरा। मौसम में बार बार हो रहे बदलाव से फसलों की बिगड़ने लगी है सेहत। दलहनी और तिलहनी फसलें कीट पतंगों से हो रही हैं प्रभावित। किसानों की बढ़ी चिंता। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने बीते 8 वर्ष में देश में रेलवे के विकास की दिशा में हुए कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौर का उल्लेख किया जब देश की अधिकतर आबादी का बहुत समय आने जाने में बेकार होता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने गति को समृद्धि का मार्ग बताया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगहों को ही नहीं जोड़ता बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के 59वें स्थापना दिवस में शामिल हुए।
पीयूष गोयल ने कहा कि गरीबों और किसानों की मदद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में शीघ्र सुधार किए जाने चाहिए। गोयल ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव को FCI और केंद्रीय भंडारण निगम में किए जा रहे बदलाव की निगरानी करने और उन्हें स्थिति से अवगत करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। FCI में भ्रष्टाचार के कथित मामलों को खतरे की घंटी बताते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। गोयल ने सचिव को एक ऐसे तंत्र का संस्थागत बनाने का निर्देश दिया जिसमें सुराग देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा सके। गोयल ने बताया कि इस वर्ष के लिए चावल की खरीद अच्छी हुई है। उन्होंने आगामी सीजन में भी गेहूं की अच्छी खरीद की उम्मीद जताई है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 में एथेनॉल पवेलियन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। देखते हैं धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। भारतीय परिवहन क्षेत्र की 80% ऊर्जा जरूरत पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म पर निर्भर है। भारत की ये जरूरतें इथेनॉल के जरिए हासिल हो सकती है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 में इथेनॉल पवेलियन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत साल 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हमारे देश ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर चुके हैं, जो हमारे पेट्रोल में ऑलरेडी मिल रहा है देश भर में। इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि अभी हम जो 20% जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है 2025 का, तो वो 20% हम कैसे अचीव करेंगे, उसका एक रोड मैप यहाँ से शुरू होता है। साल 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 1.53% था, जो 2022 में 10% हो गया। सरकार देश में 5 दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित कर रही है। ये बायो रिफाइनरी ईंधन की आपूर्ति में मददगार साबित होगी। जो कि हमारा इथेनॉल है वो 100% भारतीय है, मेड इन इंडिया। आपके खेत से गन्ना निकलेगा, आपके खेत से चावल अनाज जो भी सरप्लस है वो निकलेगा। सरप्लस मिल में जाके इथेनॉल बन के हमारे को सप्लाई होगा। हम आपको बढ़िया ऑटोमेशन से मिक्स करके आपको प्राप्त कराएंगे। परिवहन क्षेत्र 90% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इसे ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग से घटाया जा सकता है। इथेनॉल चावल, मक्का और गन्ने जैसे खाद्यान्नों से उत्पन्न होता है। इसके अलावा बांस और पुआल से भी इथेनॉल निर्माण में सहायक होते हैं। हम लोग इसके अलग अलग प्लांट्स लगा रहे हैं जिसमें इथेनॉल आपके ग्रेन से भी बनेगा और पराली से भी बनेगा, और वो जो एंड प्रोडक्ट इथेनॉल है अल्टीमेटली पेट्रोल के साथ ब्लेंड होगा और हमारे BPCL, IOCL, HPCL के रिटेल आउटलेट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। विश्व का पहला टेक्नोलॉजी है जहां बैम्बो मतलब यहाँ हम लोग बांह बोलते हैं, बांह से इथेनॉल प्रोडक्शन करेगा और वो इथेनॉल हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करेगा। इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है, इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ई फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। हालांकि भारत इस दिशा में एक कारगर भूमिका में है, जहां आप देख सकते हैं कि ऑटो एक्सपो 2023 में एक एथेनॉल पवेलियन तैयार किया गया है और इस पवेलियन का ये मकसद है कि पेट्रोल में जो एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाई जाए और जहां तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन MA खान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO की विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियों पर हमारी संवाददाता मंजू मीना ने राजस्थान भरतपुर के जिला अधिकारी आलोक रंजन से बीज बहस कार्यक्रम में चर्चा की। आइए देखते हैं बीज बहस की 5वीं और अंतिम कड़ी। आप जो है इसके आगे के जो फ्यूचर है वो किस तरह से देखते हैं FPOs के? मुझे लगता है अगर FPO केवल संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा किसान जुड़ जाएंगे तो वो हम एक स्तर तक ही पहुंच पाएंगे। किसान खेती से किस तरह से उद्योग की तरफ आए, आई थिंक
उद्योग से फिर किस तरह से मार्केट की तरफ जाए। अगर ये तीनों चीज़ों कर ली, यानी मार्केट से फार्म का लिंकेज कर दिया, तो मुझे लगता है वो वास्तव में वही चीज़ है जो कि सही रिजल्ट देगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमने संगठन खड़ा कर दिया है, हमने इनको इनपुट शॉप दिला दी है, हमने इनको मंडी लाइसेंस दिलवा दिए हैं जहाँ ये खरीद। लेकिन अब हमारा प्रयास ये रहेगा, इसलिए मैंने रिसेंटली आपको बताया कि इनकी विजिट कराई थी यहाँ पर इंडस्ट्री में, ताकि ये देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल लगा करके सिस्टम और आप किस तरह से मशीनों से तेल निकाल सकते हैं। और वो तेल निकालने के लिए कई और तरह के और टेस्टिंग की लैब जो है वो मंडी में उपलब्ध है। तो कुछ संगठनों को समझ में आया इसमें लोन लेना पड़ेगा और वो लोन को फिर चुकाना भी पड़ेगा और फिर जो उत्पाद होगा उसको मार्केट करके बेचना भी पड़ेगा। इसमें नाबार्ड पूरी तरह से लगी हुई है। उनका प्रयास ये है कि भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से कहीं से भी इसमें थोड़ा इनको प्रोएक्टिवली लोनिंग हो जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है ये संगठन जब तक उद्योग और मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे तब तक वो वास्तव जो मेन बेनिफिट या मेन वैल्यू चेन में जो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है वो वहाँ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में। तो अब वो करने पे ही जोर होगा। वही जब तक हम करेंगे नहीं तब तक ये बात जो है वो केवल एक संगठन बना करके एक मार्जिनल बेनिफिट तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी मिल रहा है, लेकिन वास्तविक फ़ायदा जो है वो ये है तब कि ये अपने उत्पाद को मार्केट करके बेच पाए। तो जैसा कि आलोक जी ने बताया कि किसान खेत से लेकर के और बाजार तक जो जुड़ेंगे तब जो है वो सही मायने में उनका विकास हो पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना हम देखा है किसानों की आय को दुगना करने का और उनके विकास के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं उस दिशा में एफपीओ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कृषि उत्पादक संगठन जो है वो कृषि विकास के अंदर जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। असम में भोग का उत्सव भोगाली बिहू की धूम चारों ओर देखी जा रही है। 3 दिवसीय भोगाली बिहू उत्सव शनिवार से आरंभ हो गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भोगाली बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया। ये पर्व फसलों की कटाई और उससे उपजे अनाज के प्रति उल्लास का प्रतीक है। उरुका की रात को सभी तरह के व्यंजन खाने की परंपरा है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहार दोनों शामिल हैं। भोगाली बिहू के अवसर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने इष्ट मित्रों को खिलाने की भी परंपरा है। साथ ही घर आने वाले लोगों को घर में तैयार असमिया गामोछा के रूप में बिहुआन देने की परंपरा भी है। खेत में खड़ी फसलों की बात करते हैं। मौसम में बार बार हो रहे बदलाव से फसलों की सेहत गड़बड़ाने लगी है। दलहनी और तिलहनी फसलें कीट पतंगों की भरमार होने से प्रभावित हो रही हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस माह में मौसम में बार बार बदलाव होने, आए दिन हवाओं की दिशा बदलने से दलहनी और तिलहनी फसलों में दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। किसान ने बताया कि पछुआ हवा की विपरीत हवाएं बहने से मटर, मसूर, सरसों, चना में माहों के साथ सूंडी का प्रकोप बढ़ा है। बिन बरसात कोहरा पड़ने तथा अत्याधिक ठंड होने से फसलें लगातार प्रभावित हो रही हैं। फसलों को ठंड कोहरा नहीं बल्कि पानी और धूप की जरूरत है। बार बार मौसम के परिवर्तन से फसलें खराब होने का खतरा है। कृषि रक्षा इकाई की तकनीकी सहायक ने कहा है कि मौसम का बदलाव फसलों को प्रभावित कर रहा है। इस तरह के मौसम से कीटों का प्रभाव बढ़ता है और फसलों को बचाने के लिए किसानों को दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश कुल्लू और लाहौल घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद घाटी की पहाड़ियां जहां खूबसूरत बनकर उभर आई हैं, वहीं किसानों बागवानों में भी अच्छी फसल होने की उम्मीद जागी है। लाहौल घाटी में तो समय समय पर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन कुल्लू मनाली में पहली बर्फबारी हुई है। कुल्लू की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल मनाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग रंगोलियां बना रहे हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाकर इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। लोग अच्छी फसल की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। इस दौरान लोग सूर्य देव की उपासना भी करते हैं।
और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 138वां स्थापना दिवस आज है। 1875 में एक सामान्य शुरुआत से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम संबंधी संचार, पूर्व अनुमान और मौसम सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सूचना प्रणाली और सेवा प्रभाग मौसम संबंधी आंकड़ों और संसाधित मौसम उत्पादों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक समय के निकट के आधार पर 24 घंटे और क्षेत्रीय दूरसंचार हब के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान दूरसंचार में बिंदु दर बिंदु और अनेक तत्वों तथा आंकड़े प्राप्त करने और इसे चुनिंदा रूप से प्रसारित करने के लिए देश और दुनिया के भीतर MPLS-VPN लिंक और मौसम केंद्रों का एक एकीकृत नेटवर्क होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को ही मुफीद माना जाता था। पूरे देश में केसर की आपूर्ति कश्मीर से ही होती थी, किंतु अब कश्मीर को भी टक्कर देकर आकांक्षी जिला चतरा बड़े पैमाने पर केसर की खेती कर रहा है। केसर की खेती से यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। पेश है झारखंड के चतरा से ये खास रिपोर्ट। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा में केसर की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। चतरा जिला मुक्ति। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव के। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। हालांकि शनिवार को मूंग की आवक में सुस्ती देखने को मिली। इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 14 जनवरी को मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 13 जनवरी को मूंग का भाव रहा 7,150 रुपए। 14 जनवरी को उसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,200 रुपए पर, जबकि राज्य की ही गोलूवाला मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 जनवरी को मूंग का भाव था 7,441 रुपए। 14 जनवरी को उसके भाव में 141 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 7,300 रुपए पर आ गया। वहीं सूरतगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जनवरी को मूंग 7,600 रुपए पर बिकी। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 1,08,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई 3,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 2,69,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शनिवार को राजस्थान की गोलूवाला और सूरतगढ़ मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की करीमपुर मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 13 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,351 रुपए। 14 जनवरी को उसके भाव में 274 रुपए का उछाल आया और भाव 5,625 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जनवरी को सरसों का भाव था 5,387 रुपए। 14 जनवरी को इसके सौदे 86 रुपए मजबूत होकर 5,473 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जनवरी को सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। बात पश्चिम बंगाल में सरसों के भाव की करें तो यहाँ 13 जनवरी को करीमपुर मंडी में पीली सरसों का भाव रहा 6,400 रुपए। 14 जनवरी को उसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,300 रुपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 95,34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 88,42,000 हेक्टेयर रहा था।
यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,92,000 हेक्टेयर आगे है। और अब बात करते हैं कैसे स्टार्टअप की जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। रुड़की स्थित विलोटेल नाम का ये स्टार्टअप भीड़ भाड़ से दूर लोगों को शांत वातावरण में अपनी छुट्टियां बिताने और ग्रामीण जीवन शैली को जानने में मदद करता है। उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे इस स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर आप शहरी भीड़भाड़ से दूर देश में आप बीट या अनछुई जगहों पर घूमना चाहते हैं और ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं, वो भी पूरे आतिथ्य सत्कार के साथ, तो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए विलोटेल एक जरिया हो सकता है। साल 2018 में शुरू हुआ विलोटेल एक ऐसा स्टार्टअप है जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों को नियमित तौर पर अपने सफर में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। स्टार्टअप छुट्टियों को एक यादगार अनुभव में बदलने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छता और दूसरी चीजों का भी ध्यान रखता है। बेसिकली हम लोग वो सारे एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं जो और करवाते हुए जो कि मेट्रो सिटी में एक आम आदमी को जनरली नहीं मिलता है वो सब काम करने में, जैसे हल चलाना हो गया, ट्रैक्टर चलाना हो गया, या मान लीजिए आम के पेड़ के नीचे बैठ के बाल कटवाना हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं एक कॉमन मतलब डेली रूटीन में या डेली लाइफ उसमें हमें नहीं मिलता करने को। जिम कॉर्बेट से नैनीताल तक, गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के बीकानेर तक और कोकण से लेकर गोवा तक स्टार्टअप विलोटेल 26 जगह पर पर्यटकों को अपनी सुविधा मुहैया करा रहा है। आने वाले वर्षों में ये स्टार्टअप दूसरी कई जगह पर अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है। हम लोग बेसिकली जो होम स्टेज के साथ टाइप करते हैं वो जनरली कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड होम स्टेज होने चाहिए, और बाकी उनकी हैंड होल्डिंग हम करते हैं कि वहाँ पे गेस्ट आएंगे तो जैसे हम वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ जब कोई गेस्ट आते हैं घूमने तो वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि छोटी हल्द्वानी में जिम कॉर्बेट के पास काला ढूंगी वो जगह है जहां जिम कॉर्बेट खुद रहते थे। विलोटेल के जरिए पर्यटक न केवल गांव में रहने का अनुभव लेते हैं बल्कि वास्तव में उन गतिविधियों को भी करते हैं जो ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। गांव में आके कुछ मैंने अलग सा किया, जैसे चूल्हे पे मैंने लकड़ियां लगा के रोटी बनाई, चक्की पीसी मैंने, गांव में मिट्टी में जाके मैंने गांव में चप्पल उतार के मिट्टी में जाके घूमा। हमने बहुत सारी एक्टिविटी करी, जीन्स में बैठ के पहन के ट्रैक्टर चलाया और बचपन की याद तरोताजा हो गई। तो बहुत अच्छा लगा कि आज मतलब बचपन याद आ गया हमें। चारा काटा, भुट्टे भुने। विलोटेल की शुरुआत की कहानी उस वक्त लिखी गई जब स्कूल के साथी शुद्ध सत्तो घोष और सौमेन कर्मकरी काफी समय बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर मिले। बाद में कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन उद्योग को काफी फर्क पड़ा, जिससे रुड़की स्थित स्टार्टअप विलोटेल ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके संस्थापकों ने विपरीत परिस्थिति के सामने हार नहीं मानी। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की बदौलत स्टार्टअप विलोटेल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अपने अनूठे विचार के जरिए ग्रामीण पर्यटन की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा रहा है। अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यही चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें।
हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तोड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टाटा मुंबई मैराथन के 18वें संस्करण को झंडी दिखाई। मैराथन में पूरे भारत से 55,000 से अधिक प्रतिभागी और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 42 किलोमीटर एलीट रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पंचजन्य पत्रिका की 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सबके राम नामक पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से संचालित एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो यात्रियों के आभूषण, आईफोन सहित बेशकीमती सामानों को चोरी करने में संलिप्त था। गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के पास से 10 लाख के आभूषण, 6 प्रीमियम घड़ियां, एप्पल फोन और 1 लाख से अधिक का कैश बरामद किया गया है। सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी शामिल हुई। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों के शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों के जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों की गति कम की गई है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जहां एक ओर ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल परिचालन और हवाई यात्रा को भी बाधित कर दिया है। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली आने और जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हैं।
भून धसाव के चलते जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। वहीं NGRI ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया है। भारत सरकार के स्तर पर CBRI की ओर से विस्थापितों की स्वयं की सुरक्षित भूमि पर प्री फैब हट में सहायता दी जा रही है। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल साक्षर बने। खासकर हमारे देश के किसानों को डिजिटल साक्षर बनाना हमारे शो का मकसद है। अभी हाल फिलहाल इनेम टीवी के साथ बदलते भारत की शान।